नमस्कार साथियों, मैं दीपक कुमार केमिस्ट्री गुरु ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अपन क्लास 10th का जो चैप्टर 7th है इसका पार्ट 2 लेके आ रहे हैं। पार्ट 2 पहले वाले पार्ट में मैंने आपको डाल्टन का परमाणु सिद्धांत बताया था, उसके बाद में मैंने आपको जे थॉमसन का बताया था और उसके बाद में मैंने रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल बताया था। इस पार्ट में अपन बोहर का परमाणु मॉडल बोलो या परमाणु प्रतिरूप बोलो या परमाणु सिद्धांत बोलो, या तो बोर के नाम से भी आ सकता है, बोहर के नाम से भी आ सकता है। दोस्तों, बोहर का परमाणु प्रतिरूप, बोहर का परमाणु मॉडल, बोहर का परमाणु सिद्धांत, ये सारे के सारे दोस्तों एक ही बातें हैं। इसके मुख्य अभिधारणाएं बोलो या इसके मुख्य बातें बोलो अथवा मुख्य बिंदु बोलो, दोस्तों सभी एक ही चीज़ें हैं। देखिए इसके मुख्य बातें क्या क्या हैं। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं पहली मुख्य बात की ओर। तो देखिए, परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है और इस परमाणु के जो केंद्र में नाभिक है और इसमें धनावेशित कण होता है, और इस धनावेशित कण को क्या नाम दिया था? प्रोटॉन। ये परमाणु है तो इस परमाणु के केंद्र भाग में क्या होगा? नाभिक होगा और उसमें धनावेशित कण क्या होगा? प्रोटॉन होगा। दूसरा पॉइंट है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित त्रिज्या एवं निश्चित ऊर्जा स्तर, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इस नाभिक के चारों ओर, इस नाभिक के चारों ओर निश्चित त्रिज्या की, यानी उसकी त्रिज्या क्या होगी? निश्चित होगी, एवं ऊर्जा स्तर भी क्या होगा? निश्चित होगा। निश्चित त्रिज्या और निश्चित ऊर्जा स्तर वाले पथ में तीव्र गति से गति करते हैं। तीव्र गति यानी उसकी स्पीड क्या होती है? बहुत तेज होती है। ये निश्चित ऊर्जा स्तर वाले पथ, ये जो निश्चित ऊर्जा स्तर वाले पथ मैंने बनाए हैं, इन पथ को या तो कक्षा कहते हैं, कोश कहते हैं, ऊर्जा स्तर कहते हैं। यह क्या कहते हैं दोस्तों? कक्षा, कोश, ऊर्जा स्तर। कक्षा, कोश और ऊर्जा स्तर। अब देखिए इन्हें किसके द्वारा दर्शाते हैं, तो अपन बात करते हैं तीसरे पॉइंट में। ये कक्षाएं नाभिक के चारों ओर सकेंद्रित रूप से, सकेंद्रित रूप का मतलब क्या होता है दोस्तों? जैसे कोई ये नाभिक है तो इसके चारों ओर, इसके चारों ओर एक केंद्र में, एक केंद्र मतलब वह वृत्त जिनके एक ही केंद्र हो, वह वृत्त जिनके एक ही केंद्र हो। जैसे इसका केंद्र बिंदु क्या है? 1 2 3 वृत्त बनाए हैं। अब 3 में इसका केंद्र बिंदु केवल एक ही है कि नहीं है? तीनों का केंद्र एक ही हो तो जिस वृत्त में 3-4 वृत्त है तो उन तीनों वृत्तों का केंद्र एक ही हो तो उसे सकेंद्रीय कहते हैं। तो ये कक्षाएं नाभिक के चारों ओर सकेंद्रित रूप से, यानी चारों ओर से जिनका केंद्र एक ही हो के रूप में व्यवस्थित होते हैं। और इन्हें किसके द्वारा दर्शाते हैं दोस्तों? n के द्वारा दर्शाते हैं। किसके द्वारा दर्शाते हैं दोस्तों? n के द्वारा दर्शाते हैं। यानी पहली कक्षा के लिए n का मान 1 होगा, दूसरी कक्षा के लिए n का मान 2 होगा, तीसरी कक्षा के लिए n का मान 3 होगा, चौथी कक्षा के लिए n का मान 4 होगा। जैसे कि मैंने लिख दिया, इसका मान सदैव धनात्मक होता है, ऋणात्मक नहीं होता है दोस्तों। सदैव क्या होता है? धनात्मक होता है और पूर्णांक में होता है। यानी धनात्मक भी होगा, जैसे 1 2 3 4 5 ये धनात्मक है, और माइनस में क्या होगा? -1 -2 -3। तो इसका मान सदैव क्या होता है? धनात्मक होता है और पूर्णांक में होता है। अब धनांक में भिन्नात्मक भी हो सकती है, तो केवल और केवल पूर्णांक, पूर्ण अंक है, पूर्ण अंक है। जैसे 1 2 3, 1 2 3, ऐसा नहीं है कि 1.5 2.5 3.5 इस तरह से नहीं होता है ना? 1.5 2.5 3.5 इस तरह से नहीं होता है। तथा इन्हें अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? K L M N O P, इसी तरह से चलते हैं। यानी कि अभी जो मैंने कक्षाएं बताई दोस्तों, जैसे कि n का मान 1 है, n का मान 1 होगा तो इसका मतलब K कक्षा होगा, n का मान 2 होगा तो उसका मतलब L होगा, n का मान 3 होगा तो उसका मतलब M होगा, n का मान 4 होने पर N और n का मान 5 होने पर O होगा। आगे बात समझ में? चलो देखिए, चौथा बिंदु क्या कह रहा है? n का मान बढ़ने के साथ साथ, n का मान बढ़ने के साथ साथ कक्षाएं नाभिक से दूर होती जाती। देखिए क्या किया? n का मान जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं तो ये कक्षाएं नाभिक से दूर होती जा रही है कि नहीं जा रही है?
तो यही कह रहा ना, n का मान बढ़ते बढ़ते जैसे जैसे बढ़ते हैं तो ये कक्षाएं नाभिक से दूर होती जाती है, और नाभिक से दूर होती जाएगी तो इनकी त्रिज्याएं भी क्या होगी, बढ़ेगी दोस्तों। देखिए पहली कक्षा की त्रिज्या इतनी सी होगी, दूसरी कक्षा की त्रिज्या बड़ी हो जाएगी, तीसरी कक्षा की त्रिज्या और बड़ी होगी कि नहीं होगी, और त्रिज्याएं भी बढ़ेगी, नाभिक से दूर दूर भी होते जाएंगे, और इनकी ऊर्जाएं भी बढ़ती है, इनकी ऊर्जाएं भी क्या होती है दोस्तों, बढ़ती है। और क्या कह रहा है, देखिए n का मान 1 होने पर ऊर्जा कक्षा कौन सी होगी, k, और इसकी ऊर्जा न्यूनतम होती है, k कक्षा की ऊर्जा क्या होती है, न्यूनतम होती है। और अगर यदि मैंने जैसे भी लिखा k l m n o, तो इसी तरह से मैं बात कर रहा हूँ, इन कक्षाओं की जो ऊर्जाएं होती है सदैव क्या होती है, ऋणात्मक होती है। इन कक्षाओं की ऊर्जा क्या होती है, सदैव ऋणात्मक होती है। और अगर यदि दोस्तों जैसे कि मैंने लिखा n का मान 1 2 3 होता है ना, इसी तरह से बढ़ते बढ़ते ये क्या जाएगा, अनंत तक, ये बढ़ते बढ़ते कहाँ चला जाएगा, अनंत तक। जब n का मान क्या हो जाए, अनंत हो जाए, तो इनकी ऊर्जा क्या होती है, शून्य। यानी अनंतवें नंबर की जो कक्षाएं होगी, उस अनंतवें नंबर की कक्षा की ऊर्जा क्या होती है, शून्य होती है। बाकी सभी कक्षा की ऊर्जा सदैव क्या होती है, ऋणात्मक होती है। इसलिए मैंने एक ही लाइन लिख दिया, इन कक्षाओं की ऊर्जा क्या होती है दोस्तों, सदैव ऋणात्मक होती है, क्योंकि अनंत तो कोई संख्या ही नहीं है दोस्तों, है ना। मैं बोलता हूँ 50 करोड़, तो क्या 50 करोड़ के बाद कोई संख्या नहीं होगी, बिल्कुल होगी। तो अनंत कोई नहीं हो, कुछ होता ही नहीं है, इसलिए मैंने क्या लिखा, सदैव इसका मान क्या होता है, ऋणात्मक होता है। फिर देखिए बोर के अनुसार एक कक्षा में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी कि ये कक्षा, जैसे ये इस कक्षा में कोई इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, तो ये जब तक इस कक्षा में चक्कर लगाएगा तब तक इसकी ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन अगर यदि ये बाहर वाले कक्षा में आ जाए, जैसे कि मैंने बताया दूरी बढ़ने के साथ ऊर्जा बढ़ेगी, अगर बाहर वाले कक्षा में आना चाहे तो ये ऊर्जा को क्या करेगा, ग्रहण करेगा, ये ऊर्जा को ग्रहण करता है। जबकि अगर इसको अंदर वाली कक्षा में जाना है तो ये ऊर्जा का क्या करेगा, उत्सर्जन करेगा, ऊर्जा का क्या करेगा, उत्सर्जन करेगा। देखिए अगला पॉइंट यही की बात कह रहा है। हाँ देखिए क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉन जब परमाणु के बाहर से, परमाणु के बाहर कोई परमाणु है उसके बाहर से, जैसे आपने ऊर्जा दी है ना, परमाणु के बाहर से किसी प्रकार की ऊर्जा का अवशोषण करता है, किसी प्रकार की, यानी आपने दिया और उसने ऊर्जा को अवशोषित कर लिया। जैसे वो ऊर्जा को अवशोषित करेगा तो वह उत्तेजित होकर के उच्च ऊर्जा स्तर पर चला जाएगा। जैसे कि मान लो ये नाभिक है और इसके अंदर वो पहली कक्षा में है, ये पहली कक्षा में कोई ऊर्जा है, कोई इलेक्ट्रॉन है। अब इसको आपने ऊर्जा दी तो ये क्या करेगा, उच्च ऊर्जा वाला कौन सा, बाहर है, तो ये उड़ करके कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। यानी ये उत्सर्जित होकर के क्या आ जाएगा दोस्तों, बाहर आ जाएगा, तो उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाएगा। यदि इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, और यदि इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, जैसे कि मैंने इस तरह से एक और कक्षा बना दिया और अब इसकी बार इसको मैंने बड़े वाले कक्षक में डाल दिया। अब ये ऊर्जा का अगर यदि उत्सर्जन करेगा तो ये क्या होगा, अंदर वाले में आ जाएगा। आगे बात समझ में, तो यह ऊर्जा का उत्सर्जन करता है तो वह निम्न ऊर्जा स्तर पर चला जाएगा। परमाणु में इलेक्ट्रॉन द्वारा इसकी ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन, अब ये जो परमाणु है वो जो इसका इलेक्ट्रॉन है या तो ऊर्जा का उत्सर्जन कर रहा है या ऊर्जा का अवशोषण कर रहा है। ऐसी स्थिति में इसमें क्या बनता है, एक स्पेक्ट्रम बनता है। इस स्पेक्ट्रम को क्या बोलते हैं, रेखीय स्पेक्ट्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, रेखीय स्पेक्ट्रम। हाँ तो क्या बोला था, रेखीय स्पेक्ट्रम बोलते हैं। देखिए एक सिंपल सा मैं बहुत ही अच्छे इजी उदाहरण के माध्यम से समझाने वाला हूँ दोस्तों। देखिए जैसे कि ये एक नाभिक है, इसके चारों ओर ये पहली वाली कक्षा है और ये तीसरे नंबर की कक्षाएं हैं। दूसरे नंबर की कक्षा ये बिल्कुल मैंने बीचों बीच बना दिया है, दूसरे नंबर की कक्षा मैंने बिल्कुल बीचों बीच बना दिया। अब मैं क्या करता हूँ, बीच वाले कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन को रख रहा हूँ, बीच वाली कक्षा में क्या कर रहा हूँ, एक इलेक्ट्रॉन को रख रहा हूँ। अब क्या होगा दोस्तों, देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन है ये बाहर वाले कक्षा में भी जा सकता है और ये अंदर वाले कक्षा में भी जा सकता है। अगर बाहर वाले कक्षा में जाएगा तो इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, ऊर्जा का क्या करेगा, अवशोषण, और अंदर वाले में जाएगा तो क्या करेगा, ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। मान लो पहले वाली ऊर्जा की वैल्यू अपने पास
3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मान लेते हैं, दूसरे वाले की मान लेते हैं 7 इलेक्ट्रॉन और तीसरे वाले के मान लेते हैं 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये माना है ना दोस्तों, ये माना की है। अब बात करते हैं, अगर यदि वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा ले ले तो ये क्या करेगा, 9 हो जाएगी, 7 और 2 क्या हो जाएगी इसकी ऊर्जा, 9 होते ही वो क्या आएगा बाहर की ओर, है ना। और अगर यदि ये 2 का उत्सर्जन कर दे तो कितनी बच जाएगी इसके पास, 5 बचते ये कहाँ चला जाएगा, पहली कक्षा में। अरे बिल्कुल सिंपल सा उदाहरण ये समझो कि भाई आपके पास, आप बाजार गए और आपने 100 रुपये का कोई चीज़ खरीदना है और आपके पास 100 रुपये है ही नहीं, तो क्या करोगे आप, खरीद पाओगे क्या, नहीं ना, वापस आ जाओगे। तो सेम वही है कि अगर यदि ये 7 इसकी ऊर्जा है और ये इसमें आना चाहता है तो इसके पास ऊर्जा कितनी होनी चाहिए, 9 होनी चाहिए। अब 9 इसके पास ऊर्जा जब तक होगी नहीं तब तक ये इसके पास नहीं आ पाएगा तो ये नहीं जाएगा। अब बात करते हैं कि ये 7 इसकी ऊर्जा है और ये पहले वाले में आना चाहता है, तो पहले वाले क्या कहेंगे, भाई तू अपनी ऊर्जा को कम कर तभी आएगा। तो ये अपनी ऊर्जा को क्या करता है, उत्सर्जित करता है, यानी ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा तो अंदर वाले कोष में जाएगा और ऊर्जा का अवशोषण करेगा तो बाहर वाले कोष में जाएगा। चलो देखिए नेक्स्ट है दोस्तों 7वां पॉइंट, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में गति करता है जिनके लिए कोणीय संवेग होता है MVR। कोणीय संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, MVR। जिसके आगे दोस्तों कोणीय शब्द लग जाता है, उसको R से गुणा कर दो, क्या कर दो, R से गुणा कर दो। संवेग क्या होता है, संवेग P = होता है MV, द्रव्यमान इंटू वेग का गुणनफल क्या होता है, संवेग होता है। अब कोणीय जोड़ दिया है तो बस R से क्या कर दिया, गुणा कर दिया, R से क्या कर दिया दोस्तों, इसको गुणा कर दिया। तो देखिए इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में गति करता है जिनके लिए कोणीय संवेग का मान कितना हो, NH/2π के बराबर हो, अथवा इसके क्या हो, पूर्ण गुणा जो, यानी दुगुना, तिगुना, 4 गुना, 5 गुना, यानी n का मान क्या होगा, n का मान होगा दोस्तों 1, 2, 3, 4, इस तरह से होगा। n का मान 1/2, 2/3 ऐसा नहीं होगा, n का मान क्या होगा, पूर्ण संख्या में होगा। और कोणीय संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, MVR। कोणीय संवेग को क्या लिखते हैं, MVR से। संवेग को किससे, अगर यदि आपको केवल संवेग पूछा जाए, संवेग को किससे लिखते हैं, तो संवेग होता है द्रव्यमान इंटू वेग। और अगर यदि इसको मैंने R से गुणा कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम। और ये केवल और केवल क्या है, मोमेंटम है। तो कोणीय संवेग का मान कितना होगा, MVR = NH/2π के बराबर होता है। अगले फॉर्मूले में मैं इसको NH/2π के बारे में सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। देखिए NH/2π को अपन किस तरह से इसको क्लासिफाइड करते हैं, दिख गया ना, चलो देखिए। हाँ, MVR = क्या है, NH/2π। अब देखिए M क्या है, M है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, M क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। V क्या है, तो V है दोस्तों इलेक्ट्रॉन का वेग। R क्या है, कक्षा की त्रिज्या, R क्या है, कक्षा की त्रिज्या। और N का मान कितना बताया अभी, 1, 2, 3, 4, 5 ही तो बताया था मैंने, है ना। चलो H क्या है, H एक प्लांक स्थिरांक है, H क्या है, प्लांक स्थिरांक है, वैज्ञानिक का नाम है प्लांक। और उसी ने एनर्जी और आवृत्ति में उसी ने E = बताया था Hµ, उसने बताया था E समानुपाती होती है म्यू के, यानी उन्होंने बताया था म्यू आवृत्ति है और ऊर्जा क्या, E क्या है, ऊर्जा है। उन्होंने बताया था आवृत्ति ऊर्जा के क्या होती है, समानुपाती होती है। और समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो क्या होता है, कोई स्थिरांक लगता है, बस। तो समानुपाती का चिन्ह हटाया, उसकी जगह H लगा दिया। H क्या है, प्लांक स्थिरांक। अब जो वैज्ञानिक बनाएगा उसी के नाम से तो स्थिरांक लगाएगा। चलो देखिए, अब देखिए क्या क्या कह रहा है। M क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इस कक्षा में मैंने, हालांकि देखिए ड्राइंग अच्छी नहीं है दोस्तों, लेकिन फिर भी बना कर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए ये नाभिक है, ये पहली कक्षा के L M N O, पहली कक्षा के लिए n का मान 1, n का मान 2, n का मान 3, n का मान 4 और n का मान 5 होता है। और ये जो K L M N N है और 1 2 3 4 5 है, इन्हें 1 2 3 इन सबको संयुक्त रूप से क्या बोलते हैं, कोश, कक्षा, ऊर्जा स्तर। जिसे K L M N O, आगे P Q, ये सारे कैपिटल वर्ड होंगे। ये सारे क्या होंगे दोस्तों, कैपिटल वर्ड होंगे। इन्हें कोश, कक्षा, ऊर्जा स्तर नाम दिया है। इसे ऑर्बिट भी बोलते हैं, ऑर्बिट। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं
ये जो कक्षक हैं, ये जो कोष है, इन कोष के अंदर उपकोष होते हैं। कोष के अंदर क्या होते हैं? उपकोष। और ऊर्जा स्तर का क्या होता है? उप ऊर्जा स्तर। ऊर्जा स्तर के अंदर क्या होगा? उप ऊर्जा स्तर। और कोष के अंदर क्या होगा? उपकोष। और उपकोष को क्या नाम देते हैं? एस, पी, डी, एफ, जी, एच, आई, जे, और इस तरह से चलते हैं। ये स्मॉल लेटर में लिखते हैं दोस्तों। कौन सी ABCD का होता है? स्मॉल ABCD का होता है। आगे बात समझ। इसमें S के अंदर एक कक्षक होते हैं, P में 3 होते हैं, विषम संख्या के चलते चलो, D में 5 होते हैं, F में 7 होते हैं, G में 9 होते हैं, H में 11 होंगे, I में 13 होंगे। ये दोस्तों 10वीं में थोड़ा नहीं आता है SPDF, है ना, लेकिन हायर एजुकेशन के हिसाब से मैंने बता दिया। अब देखिए क्या होगा। पहले अंदर आते हैं ओनली फॉर S, दूसरे में आता है S और P। दूसरे में आता है दोस्तों S और P। अब दिख नहीं रहा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ वो आप समझ लेना, है ना, SP। तीसरे में आता है SPD। चौथे में आता है SPD और F। तो पांचवें में क्या आएगा? SPD, F और G। SPD, F, G। अगर यदि छठे की बात करें, छठे में क्या आ जाएगा? तो SPD, F, G, H। आगे बात समझ में, आगे से आगे ये क्या होगा? चलता जाएगा। तो दोस्तों अभी मैंने सारी चीज़ें बता दी। क्या क्या बताया? M क्या है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो इसके अंदर पड़ा हुआ है ना। V क्या है? इस इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? वेग होगा, मतलब इस कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसका क्या होगा? गति होगा। और हाँ, एक बात ध्यान रखें, जैसे K कोष में इलेक्ट्रॉन है और L में इलेक्ट्रॉन है, तो इसका वेग किसका ज़्यादा होगा? तो जितना नाभिक के पास होगा दोस्तों, उसका वेग उसके अंदर उतना ही ज़्यादा होगा। मतलब कोई इलेक्ट्रॉन K कोष में है और कोई इलेक्ट्रॉन L कोष में है, तो K कोष वाले का ऊर्जा तो कम होगा, लेकिन उसकी वेग क्या होगी? ज़्यादा होगी। उसकी वेग क्या होगी? ज़्यादा होगी। चलो, R क्या है? R है दोस्तों कक्षा की त्रिज्या, यानी कि ये पहली कोष की त्रिज्या, ये दूसरे कोष की त्रिज्या, ये तीसरे कोष की त्रिज्या, ये चौथे कोष की त्रिज्या, ये रेडियस है। ये क्या है? रेडियस है। 11वीं वाले को तो हम इसको कैलकुलेशन करके निकालना भी बताते हैं कि किस तरह से निकालते हैं, लेकिन दोस्तों अभी अपना उद्देश्य 10वीं के लिए है, इसलिए मैं इसकी ऊर्जा को कोई रिलेट नहीं कर रहा हूँ। इसके लिए अपन 11वीं में जब आते हैं तो दोस्तों रेडियस भी फाइंड करते हैं, इसकी एनर्जी भी फाइंड करते हैं और इलेक्ट्रॉन की स्पीड भी फाइंड करते हैं। लेकिन ये सारी की सारी कैलकुलेशन अपन 11वीं क्लास में करते हैं और BSc फर्स्ट ईयर में करते हैं इन तीनों की कैलकुलेशन। बट अपन यहाँ नहीं करेंगे, क्योंकि अपना स्टैंडर्ड क्या है? अपना स्टैंडर्ड है 10th का स्टैंडर्ड, है ना। तो 10th क्लास में इससे सारी बातें नहीं है। और क्या बताया? n का मान 1, 2, 3, 4, 5 और h क्या है? प्लांक स्थिरांक। हाँ दोस्तों, अभी मैं आपको E का वैल्यू भी नहीं बता रहा हूँ, V स्पीड का भी नहीं बता रहा हूँ, रेडियस भी नहीं बता रहा हूँ और h की वैल्यू भी नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने क्या बताया, ये अपना जो मेन उद्देश्य है वो 10th स्टैंडर्ड का है। 10th स्टैंडर्ड में ये सारी वैल्यू आपसे नहीं पूछी जाती है, ठीक है। चलो, ये थी दोस्तों सिद्धांत। अब बात करते हैं इस सिद्धांत की मुख्य कमियां क्या क्या है। दोस्तों इस सिद्धांत की मुख्य कमियां हैं, पहला है यह सिद्धांत केवल और केवल हाइड्रोजन परमाणु पर लागू होता है। केवल और केवल किस पे लागू होता है दोस्तों? हाइड्रोजन परमाणु, या जिनके पास या जिनमें एक इलेक्ट्रॉन हो, या जिनमें क्या हो? एक इलेक्ट्रॉन। अगर यदि एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो इसमें ये उस परमाणु के लिए, उस आयन के लिए ये सिद्धांत लागू नहीं होता। जैसे कि मैं बोलता हूँ हाइड्रोजन पे लागू होगा, हीलियम प्लस पे लागू होगा, लिथियम +2 पे लागू होगा, लिथियम के बाद क्या आता है? बेरिलियम +3 पे लागू होगा। जितने परमाणु क्रमांक है उससे एक कम करके उसके ऊपर धन चिन्ह लगा दो, उस पर लागू होगा। लेकिन ये सारे आयन बनना पॉसिबल नहीं है, ये सारे आयन बनाना पॉसिबल नहीं है। इसलिए ये सिद्धांत केवल और केवल हाइड्रोजन पे या एक इलेक्ट्रॉन स्पीसीज पे ही लागू होता है, अन्य पे लागू नहीं होता है। अन्य परमाणु के लिए यह असफल रहा। दूसरा बताया दोस्तों, जीमान प्रभाव और स्ट्रोक प्रभाव को समझाने में असफल रहा। अभी मैंने जस्ट थ्योरी पे बात की थी कि जो इलेक्ट्रॉन है वह ऊर्जा का उत्सर्जन करता है या ऊर्जा का अवशोषण करता है। ऐसी स्थिति में क्या बनता है? ऐसी स्थिति में एक रेखीय स्पेक्ट्रम बनता है, रेखीय स्पेक्ट्रम बनता है, बताया था। अब जब ये रेखीय स्पेक्ट्रम बन रहा है, जब ये रेखीय स्पेक्ट्रम बन रहा है, तो यहाँ जीमान इफेक्ट क्या है, स्ट्रोक इफेक्ट क्या है, वो बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, एक तो होती है चुंबकीय फील्ड, एक तो होती है चुंबकीय फील्ड, हाँ, एक तो होती है चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र,
और एक होती है दोस्तों विद्युत क्षेत्र, एक होती है विद्युत क्षेत्र। एक ऐसी तरह से होता है जीमान प्रभाव, एक होता है जीमान प्रभाव, जीमान प्रभाव, और एक होता है दोस्तों स्टोक्स प्रभाव। देखिए प्रभाव, चुंबक को बोलते हैं मैग्नेट, चुंबक को बोलते हैं मैग्नेट, और विद्युत को बोलते हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड। विद्युत को क्या बोलते हैं दोस्तों? इलेक्ट्रिकल फील्ड। जीमान को लिखते हैं जेड से, जीमान को लिखते हैं जेड से, और स्ट्रोक को लिखते हैं एस से, स्ट्रोक को लिखते हैं एस से। जब दोस्तों चुंबकीय फील्ड लगाते हैं, जब दोस्तों चुंबकीय फील्ड लगाते हैं तो रेखीय जो स्पेक्ट्रम है, जो ये स्पेक्ट्रम बन रहे हैं, इन स्पेक्ट्रों में क्या होता है? विपाटन हो जाता है। इन स्पेक्ट्रम में क्या हो जाता है? विपाटन हो जाता है। विपाटन का मतलब क्या होता है? ये बंट जाते हैं, ये क्या होते हैं? बढ़ जाते हैं। जैसे किसी का स्पेक्ट्रम बनाना, जैसे मैंने इस पदार्थ के ऊपर प्रकाश डाला है ना, अब इसका स्पेक्ट्रम क्या होगा? जैसे मैंने यहाँ ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया तो एक तो क्या बनता है? रेगुलर बन रहा है। जब ये रेगुलर बन रहा है तब तो ये रेखीय, लेकिन अगर यदि इसमें विद्युत क्षेत्र लगा दिया, इसमें क्या कर दिया दोस्तों? विद्युत क्षेत्र लगा दिया। देखो किस तरह से लगा दिया, ये पदार्थ है और इसके ऊपर मैंने लगा दिया ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। ऐसी स्थिति में जब इसके ऊपर प्रकाश डालेंगे, है ना, जब प्रकाश डालेंगे तो ये चुंबकीय क्षेत्र में क्या होगा? इस विपाटन में, इसके विपाटन में क्या होगी? रेगुलरिटी नहीं आएगी। कुछ जगह पे ये क्या होंगे? खाली रह जाएंगे। कुछ जगह पे ये क्या हो जाएंगे? खाली जाएंगे। मतलब इनका जो बट जाना, इनका जो आपस में बट जाना, ये प्रभाव क्या कहलाता है? जीमान प्रभाव और स्टोक्स प्रभाव। जब ये विपाटन चुंबकीय क्षेत्र के कारण से बटे तब तो ये जीमान प्रभाव कहलाएगा, और जब विद्युत क्षेत्र लगा करके विपाटन करवाएं तो ये क्या कहलाएगा? स्टोक्स प्रभाव। तो ये क्या कह रहा? जीमान प्रभाव और स्टोक्स प्रभाव को समझाने में असफल रहा। मतलब ये सिद्धांत ये नहीं बता पा रहा है कि ये जो विपाटन है वो क्यों हो रहा है। और तीसरा ये कह रहा है अणु निर्माण की व्याख्या करने में असफल रहा है। अणुओं को किस तरह से, अणु किस तरह से बनते हैं, इसकी व्याख्या करने में भी ये सिद्धांत दोस्तों असफल रहा। चलो, ये था दोस्तों बोर मॉडल की कुछ मुख्य बातें, और साथ के साथ दोस्तों कमियां, क्योंकि दोस्तों कमियां बहुत अच्छे से याद रखना, है ना, क्योंकि कमियां आप याद नहीं रखोगे तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर मॉडल के मुख्य अभिवृत्ति एवं इसकी कमियां लिखिए, ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो वहां आप मात खाओगे, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन आपके कमी से संबंधित ही होगा। अब बात करते हैं दोस्तों वर्गीकरण। वर्गीकरण, सबसे पहले बात करते हैं वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों हुई, है ना। एक क्वेश्चन है आता है वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों हुई, वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों हुई, यानी क्या कारण है कि वैज्ञानिकों को वर्गीकरण करना पड़ा। वर्गीकरण नहीं करते तो क्या होता, क्या हो जाता उनको, है ना, अपने को याद ही नहीं करनी पड़ती, झंझट ही खत्म हो जाता, कोई तत्व कहीं पड़ा हुआ, कोई लेना देना ही नहीं था। तो वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों हुई, तो ये एक दिमाग में क्वेश्चन आता है, तो उसी के पर चर्चा कर रहे हैं कि वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों हुई। जिस तरह से आप किचन में जाते हो, है ना दोस्तों, किचन में क्या होते हैं, बहुत सारे मसाले होते हैं, बहुत सारे मसाले होते हैं। अब ये मसाले की डिब्बी क्या होती है, अलग अलग होती है ना। लेकिन अगर यदि आप उसके ऊपर नमक लिख दो, मिर्ची लिख दो, आप उसके ऊपर शक्कर लिख दो, इस तरह की अगर लेबल लगा देते हो तो आप उस डिब्बे को बिना खोले ही बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो कि इसमें मिर्ची है, इसमें दाल है, इसमें नमक है, इसमें धनिया, इस तरह से बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो, बता सकते हो ना दोस्तों। यानी कि आप डब्बे को देख करके, यानी जो मसाले का डिब्बे है या अन्य कोई से भी डब्बे हैं उनको देख करके ही आप बता सकते हो इसमें ये चीज़ें हैं। अगर यदि आप ये लेवल नहीं लगाओगे तो क्या होगा, आपको बार बार डिब्बा खोल के देखना पड़ेगा। हो सकता है पहले में ही मिल जाए, हो सकता है सबसे लास्ट में मिले। इन समस्याओं से बचने के लिए आप क्या करते हो, उसके ऊपर नाम लिख देते हो। आप लोगों ने कई बार किया भी होगा किचन के अंदर, क्योंकि जब तक मम्मी है तब तक तो आपको टेंशन नहीं है, लेकिन जब मम्मी बाहर चली गई और आपको किचन में जाकर के कोई काम करना पड़ेगा, तब आपको ये काम मुश्किल हो जाता थोड़ा, है ना।
तो इस समस्याओं से बचने के लिए आपने क्या कर दिया, उन डब्बों पे, उन जो मसाले युक्त डब्बे हैं उन पे आपने उसके ऊपर क्या कर दिया, लेबल लगा दिया, नाम चिपका लिख दिया या चिपकी स्टिकर चिपका दिया। तो आपकी मेहनत क्या होगी, एक बार तो होगी लेकिन बाद में क्या होगी, हमेशा आसान रहेगा। तो देखिए वैज्ञानिकों ने भी क्या किया, सभी तत्वों के गुणों को याद करने के लिए, समान गुणों वाले तत्वों को, समान गुणों के तत्वों को एक साथ रख दिया, एक साथ जमाना स्टार्ट कर दिया। अब एक साथ जमाना स्टार्ट कर दिया तो इससे उन्हें फ़ायदा क्या होगा, इससे उन्हें पहला फ़ायदा होगा कि जो एक समान गुणों वाले हैं उन सब का अध्ययन एक साथ हो जाएगा, और एक साथ अध्ययन हो गया तो उन्हें बहुत कम तत्वों के गुणों को याद रखना पड़ेगा। आगे बात समझ में। तो ये है दोस्तों वर्गीकरण की मुख्य आवश्यकताएं कि किस कारण से वैज्ञानिकों को वर्गीकरण की आवश्यकता हुई। अब इसमें अपन बात करते हैं वर्गीकरण कौन कौन से हैं। तो देखिए बहुत सारे वैज्ञानिकों का है, जैसे लेवोसियस का है, लेवोसियस का वर्गीकरण, जो कि अपने दोस्तों इम्पोर्टेंट नहीं है, इन्होंने धातु और अधातु के रूप में अलग अलग बांटा था। इसके बाद आता है डोबेराइनर का वर्गीकरण। डोबेराइनर ने 3 के तत्वों के बारे में बताया था, अब अभी अपन डिटेल से पढ़ने वाले हैं। फिर बताया न्यूलैंड का अष्टक का नियम, न्यूलैंड ने 8 के तत्वों के वर्ग में रखा। फिर आता है लोथर मेयर का वर्गीकरण, ये भी अपने सिलेबस से बाहर चला जाता है दोस्तों, ये 11th क्लास में इम्पोर्टेंट रहता है, कोई दिक्कत नहीं। फिर आता है मेंडेलीव की आवर्त सारणी, और लास्ट में आती है दोस्तों मोजले की या हेनरी मोजले की आवर्त सारणी। दोस्तों इसके अंदर अपन एक तो डोबेराइनर का वर्गीकरण पढ़ेंगे और एक पढ़ेंगे न्यूलैंड का अष्टक का नियम। तो सबसे पहले अगला मैं हेडिंग डाल रहा हूँ, आप भी अपनी कॉपी में हेडिंग डाल दें कि डोबेराइनर का ट्रिक का नियम। डोबेराइनर ने क्या किया दोस्तों, 3 का ट्रिक बनाया, 3 तत्वों का ट्रिक बनाया। अब 3 तत्वों को जब उनके अणुभार के बढ़ते क्रम में, उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करते हैं, तो पहला तत्व का भार प्लस तीसरे तत्व का भार का जो औसत है, यानी 2 तत्व है तो का जो औसत है वो दूसरे तत्व के भार के बराबर था। देखिए एक बार मैं वापस से लिख देता हूँ, क्या है नियम ये कहता है कि डोबेराइनर ने जो बोला था उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि जो पहले तत्व का भार है, पहले तत्व का भार प्लस भार तथा तीसरे तत्व का भार का औसत दूसरे तत्व के भार के बराबर होता है। जैसे कि मैंने 3 का ट्रिक बना दिया, जैसे कि मैंने लिख दिया लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये 3 तत्व है। इसमें ये पहला तत्व है 1 नंबर, ये दूसरा तत्व है 2 नंबर और ये तीसरा तत्व है 3 नंबर। तो ये पोटेशियम, सोडियम का जो भार होगा वो किसके बराबर होगा, लिथियम का भार प्लस पोटेशियम का भार डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2। लिथियम का भार, अब मैं इन सब के भार भी लिख देता हूँ। जैसे लिथियम का जो भार होता है वो होता है 7, सोडियम का जो भार होता है वो होता है 23 और पोटेशियम का जो भार होता है वो होता है 39। अब एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, लिथियम का भार कितना है, तो लिथियम का भार है 7, पोटेशियम का भार कितना है, तो ये है 39 डिवाइड बाई 2। 39 और 7 कितने होते हैं दोस्तों 46 डिवाइड बाई 2 तो आ जाएगा 23। दोस्तों ये सवाल जितना ईजी है उतना ये नहीं आता है।
है ना। आपसे क्वेश्चन इस तरह से नहीं पूछा जाएगा। आपसे अगर यदि इस क्वेश्चन को पूछा जाएगा तो ये बिल्कुल आपसे घुमा करके पूछा जाएगा, है ना। जैसे कि मैंने पूछा डोबे राइनर के अनुसार, डोबे राइनर के अनुसार पहले तत्व का भार, पहले तत्व का भार, जैसे कि मैंने लिख दिया पहले तत्व का भार लिख देते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है। पहले तत्व का भार 35.5 तथा दूसरे तत्व का भार 81 है। तो ट्रिक में तीसरे तत्व का भार क्या होगा दोस्तों। अब आप हमेशा दिमाग लगाते हैं कि ये तो दूसरे तत्व का भार तो निकालना होता है, सर ने भी ये बताया, लेकिन दूसरे तत्व का भार तो दे दिया है ना। तो आपको घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। वैसे इस फॉर्मूले को थोड़ा सा आप मॉडरेट करें। देखिए क्या लिखा, तो मैं लिखता हूँ दूसरे तत्व का भार बराबर में क्या आता है, पहले तत्व का भार प्लस तीसरे तत्व का भार डिवाइड बाय कितना आता है, 2। यही तो है। तो देखो पहले दूसरे तत्व का भार मैं क्या मानता हूँ, दूसरे तत्व का भार है अपने पास 81 बराबर पहले तत्व का भार कितना है 35.5। पहले तत्व का भार कितना है 35.5। तीसरे तत्व का भार कितना है मान लेते हैं x। तीसरे तत्व का भार कितना है मान लेते हैं x और डिवाइड बाय कितना करना, डिवाइड बाय हो जाएगा 2, है ना। डिवाइड बाय हो जाएगा 2। बस पक्षांतर कर लो दोस्तों, संख्या इधर उधर लेकर के आप तीसरी संख्या निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं ना। इसी तरह से आपको पहले से भी पूछ सकता है, दूसरे तीसरे का भाग दे करके पहले का पूछ लेगा, पहले दूसरे का दे करके तीसरे का पूछेगा, है ना। किसी का भी दे करके वो इधर से इधर का पूछ सकता है। क्या आ जाएगा, इसको 2 से गुणा कर दो तो x इजिकल टू हो जाएगा दोस्तों 81 इंटू 2 माइनस हो जाएगा 35.5। इसको 2 से गुणा करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 163 माइनस हो जाएगा 35.5। इसमें से इसको निकाल लीजिए दोस्तों, है ना। तो x का मान हो जाएगा 3 में से 5 गए 3 में से 5 गए 5, 163 और आ जाएगा 35.5। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 0.5। 2 में से 7 गए 7 और 127, तो आपका आंसर हो जाएगा 127.5। तो ये तीसरा तत्व का भार निकल जाएगा क्या 127.5। दोस्तों बिल्कुल इजी था। आप कितना घबरा रहे थे, आपको घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपको मैं सारी चीज़ें, ये नहीं है कि कौन से सवाल किस तरह से आएगा मैं छोड़ने वाला नहीं, मैं आपको सारी सवाल बेसिक से समझाने वाला हूं दोस्तों। तो पहला दूसरे का भार देकर तीसरे का पूछे, या दूसरे तीसरे का भार देकर के पहले का पूछे, या पहले और तीसरे का भार देकर के दूसरे का पूछे। दोस्तों 3 तरह से क्वेश्चन बनते हैं, आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। चलो इसके बाद में अपन दोस्तों बात करते हैं अगले नियम की तरफ। और अगला जो नियम है दोस्तों वह है अपना न्यूलैंड का अष्टक का नियम। अगला जो नियम है वह है न्यूलैंड का अष्टक नियम। देखो दोस्तों नाम ही लिखा हुआ है न्यूलैंड अष्टक। अष्टक यानी 8 होंगे, अष्टक यानी क्या होंगे 8 होंगे। तो न्यूलैंड जो वैज्ञानिक थे उन्होंने बताया था कि जिस तरह से संगीत के स्वर होते हैं, और 7 स्वर के बाद में जो 8वां स्वर है वो पहले और 8वें में क्या होती है, पुनरावृत्ति होती है। सेम उन्होंने भी कहा था जब तत्वों को वर्गीकृत करते हैं
तो उनमें गुणों में क्या होती है, समानता होती है। हाँ दोस्तों, एक थोड़ी सी बातें रह गई थी, वो ये बातें हैं इसकी कमियां, जो अपन ने डोबे-राइनर की नियम लिखा था, डोबे-राइनर के वर्गीकरण की कमियां क्या रह गई थी, तो उन्होंने दोस्तों ट्रिक की संख्या कम थी, ट्रिक की संख्या कम थी, यानी उसको उन्होंने ट्रिक जो बनाए थे वो बहुत ही कम बनाए थे, ट्रिक की संख्या क्या थी, कम थी, और सभी तत्वों को इन ट्रिक के माध्यम से बता पाना संभव नहीं था, इसीलिए यह नियम क्या हो गया, फेल हो गया। नेक्स्ट है न्यूलैंड का अष्टक का नियम। तो उन्होंने तत्व बताया था जिस तरह से संगीत के स्वरों में पुनरावृत्ति होती है, क्या बताया था, जिस प्रकार संगीत के स्वरों में, जिस प्रकार संगीत के स्वर में सातवें के बाद पुनरावृत्ति होती है, उसी प्रकार जब तत्वों को आवर्त में बढ़ते क्रम में, जब तत्वों को आवर्त में परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करते हैं, तो पहले तत्व 8वें तत्व के साथ समान गुणों वाला होता है। पुनरावृत्ति होती है उसी प्रकार जब तत्वों को आवर्त में परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखते हैं, तो 8वें तत्व के साथ गुणों में पुनरावृत्ति होती है। ये बात उन्होंने बताई थी। देखो किस तरह से बता रहा है। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं संगीत के स्वर कौन से हैं। संगीत के स्वर है दोस्तों, एक तो है सा, रे, गा, मा, प, ग, नी और सा। ये है संगीत के 7 स्वर, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा और 7वां। जो पहला स्वर है वही 8वें के साथ पुनरावृत्ति हो रही कि नहीं हो रही है। बस इसी सीक्वेंस में उन्होंने भी एलिमेंट को जमाना स्टार्ट किया। जैसे कि मैं यहाँ रख रहा हूँ लिथियम, लिथियम के बाद क्या आता है बेरिलियम, फिर आएगा बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद आ जाएगा फ्लोरीन, ऑक्सीजन के बाद आ जाएगा दोस्तों फ्लोरीन, और उसके बाद आ जाएगा सोडियम, उसके बाद आ जाएगा सोडियम। हाँ तो देखिए लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और सोडियम। अब जो आपने आधुनिक आवर्त सारणी देखी, लिथियम के नीचे क्या है सोडियम ही है, तो दोनों में क्या आ रही है समानता आ रही है। वापस से सोडियम लिख दो, सोडियम, सोडियम के बाद मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, और उसके बाद क्या आ जाएगा पोटेशियम। यहाँ उसके बाद आ जाएगा पोटेशियम और कैल्शियम। हाँ मेरे कुछ दोस्त साथी कहेंगे कि सर आपने नियॉन नहीं लिखा, आपने ऑर्गन नहीं लिखा, आपने हाइड्रोजन नहीं लिखा, आपने हीलियम नहीं लिखा, क्या कारण है कि आपने पहले स्टार्टिंग लिथियम से कर दी। बिल्कुल आपके माइंड में ऐसा क्वेश्चन आ रहा होगा दोस्तों। तो इन्हीं क्वेश्चनों के बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं, जो अपन इसके कमियां में देखने वाले हैं, है ना। देखिए उन्होंने क्या किया कि ये जो एलिमेंट स्टार्ट किए हैं वो प्रथम 20 तत्वों के लिए ही था, प्रथम 20 तत्वों पे ये नियम लागू हुआ था। देन उसके बाद ये नियम क्या हो गया फेल हो गया। पहली कमी क्या थी, यह नियम प्रथम 20 तत्व यानी कैल्शियम तक तो लागू हुआ, देन उसके बाद क्या हो गया फेल हो गया। क्यों फेल हो गया, क्यों फेल हो गया, तो पहले कारण है
इसके बाद में आना चाहिए गैलियम, इसके बाद आना चाहिए गैलियम, है ना, जो कि गुणों में समानता है। लेकिन अपन को पता है कैल्शियम के बाद क्या आता है, स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक के 10 तत्व, कितने तत्व, 10 तत्व इस गुणों को नहीं मानते हैं, इस गुणों को नहीं मानते हैं। ऐसी स्थिति में क्या होगा दोस्तों, आना चाहिए क्या, आना चाहिए स्कैंडियम, आता क्या है गैलियम, इसलिए यह नियम क्या हो गया, आगे फेल हो गया। यानी यह नियम केवल और केवल कैल्शियम तक ही लागू हुआ। पहली बात समझ में आ गई दोस्तों। अब इसके बाद बात करते हैं तो ये जो तत्व हैं उनके बारे में क्या हुआ। तो दोस्तों जब ये न्यूलैंड का अष्टक का नियम आया था उस समय अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी, यानी अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी। अब जब अक्रिय गैसों की खोज हो गई, जब अक्रिय गैसों की खोज हो गई और ये तत्व इनके बीच में आ जाएंगे। देखिए पहले कैसा था, 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, यानी पहला जो था वो 8वें के साथ गुणों में समानता दिखा रहा था, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया न्यूलैंड ने, अष्टक का नियम, अष्टक का नियम रख दिया ना। लेकिन जब अक्रिय गैसों की खोज हो गई तो देखिए जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, अब अक्रिय गैस आ चुका है तो ये 8 पे आएगा और ये क्या आएगा 9 पे, यानी पहला तत्व 9वें तत्व के साथ गुणों में क्या दर्शाएगा, समानता, इसलिए इसे नॉनेन का नियम बोलना चाहिए। लेकिन नियम तो क्या है, अष्टक का नियम है ना, इसलिए ये नियम पूर्ण रूप से क्या हो गया, फेल हो गया। पहली कमी क्या है, यह कैल्शियम तक ही लागू होता है। दूसरी कमी क्या है, अक्रिय गैसों की खोज के बाद यह नियम पूर्ण रूप से क्या हो गया दोस्तों, फेल हो गया, क्योंकि यह हीलियम पे भी लागू नहीं होगा, हाइड्रोजन पे लागू नहीं होगा, नियॉन पे लागू नहीं होगा, ऑर्गन पे लागू नहीं होगा। ऐसी स्थिति में ये नियम क्या हो गया दोस्तों, फेल हो गया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये जो 2 क्लासिफिकेशन है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू दोस्तों।